Welcome, people. What is up? Welcome to Legacy Classes. We are on FY BCom Fundamentals of Marketing, chapter number 3. अभी हम थे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू मार्केट एंड मार्केटिंग. चैप्टर नंबर 2, मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 पीस देखे थे जो थे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. मिक्स का मतलब होता है बंडल, कॉम्बिनेशन या स्ट्रक्चर. तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम एक साथ रखेंगे तो वो प्रोडक्ट मिक्स हो गया. प्राइस से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक जगह पे समझने के लिए रखेंगे तो उससे वो हो गया प्राइस मिक्स. तो चैप्टर नंबर 3 में उसी का जो चैप्टर 2 में पढ़ा था उसका ही आगे कंटिन्यूएशन है, प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मिक्स के बारे में और प्राइस मिक्स के बारे में. प्रोडक्ट मिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एक मिनट इसमें लेके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक एग्जांपल है जिसे हम कह रहे हैं. एग्जांपल का नाम है मिस्टर अतुल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट एक इंसान की तरह ही होता है. उसमें भी 4 स्टेजेस होती हैं. पहला इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ आती है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होती है. एग्जाम्पल से समझो कि मिस्टर अतुल नाम से एग्जाम्पल है, इंट्रोडक्शन हुआ, पैदा हुए दुनिया में, ग्रोथ हुई लाइफ में, इंजीनियर बन गए, बड़े AI इंजीनियर बने, अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे. फिर मैच्योरिटी आई, शादी हुई, अपने खुद के बच्चे हो गए. फिर डिक्लाइन चालू हो गया लाइफ में. उनका बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे को देख नहीं पाया 3 साल तक, एलिमनी देनी पड़ी, बहुत केस पे केस हो गए. जिस सिस्टम से उम्मीद थी कि जस्टिस मिलेगा, उसी में जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे और हंसा आपके ऊपर. कोई आपके पास सॉल्यूशन नहीं बचा, तो आपने जितना आप ऑर्गेनाइजेशन, जितना अच्छी तरीके से आप सब कर सकते थे आपने सब करा, और इवेंचुअली डिक्लाइन आ जाता है और एलिमिनेशन हो जाता है, मार्केट से बाहर चीज़ हो जाती है. इसे हम मिस्टर अतुल कहेंगे इस एग्जाम्पल को, और यही हम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते. डैमिंग एविडेंस होता है, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर पाते. नाउ लेट्स मूव ऑन, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो हम थे प्रोडक्ट मिक्स और प्राइस मिक्स के ऊपर. हम प्रोडक्ट मिक्स को स्टार्ट करते हैं. प्रोडक्ट मिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट क्या होता है. प्रोडक्ट सिंपली पुट, अगर मैं ये कैची उठाऊं, दिस इज़ अ सीजर, दिस इज़ अ प्रोडक्ट. जो भी चीज़ मैं ऑफर करता हूँ मार्केट को किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कोई भी फिजिकल गुड हो सकता है, या कोई सर्विस हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है. ये जो मैं सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ FY BCom के चैप्टर की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, उसके आइडियाज़ क्लियर कर रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये भी एक तरह की सर्विस है और ये भी प्रोडक्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ. ये एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों हो सकते हैं. फ़ोन, कैमरा, मोबाइल, कॉस्मेटिक्स, ये सब हुए टेंजिबल प्रोडक्ट्स. और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स क्या हैं? जैसे सर्विस इंडस्ट्री जो चीज़ें प्रोवाइड करती हैं. संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोडक्ट बेचते हैं? वो मोटिवेशन बेचते हैं, या बेचते तो नहीं है, वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो किस प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, वो मोटिवेशन की फीलिंग को आपको अवेलेबल कराते हैं. वो एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट है. ठीक है. तो जो गुड्स और सर्विसेज दोनों ही प्रोडक्ट में आते हैं. आप कभी जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो सिर्फ खाना जो आपको ऑफर करते हैं वो टेंजिबल पार्ट होता है, लेकिन जो फीलिंग आपको आती है उस एटमॉस्फेयर में बैठने की, टेबल में बैठने की, सेंट लगा होता है, लोग बैठे होते हैं, वो जो फीलिंग आती है वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट है जो आपको रेस्टोरेंट में जाके मिलता है. आज की तारीख में ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेंजिबल, साथ ही साथ इंटेंजिबल होते हैं. और उसके साथ साथ दूसरी सर्विसेज जो आपको सर्विस चीज़ खरीदने से पहले और बाद में जो मिलेंगी, जो प्रेस्टीज आपको ओनरशिप पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी आपके प्रोडक्ट के अंदर ही आती हैं, जिनके लिए आप अलग से पैसे नहीं देते हो. जैसे कि अगर आप BMW खरीदने गए तो खरीदने से पहले आपको सर्विस वाला बंदा मिलेगा, वो आपको बताएगा कि क्या EMI है, क्या कॉस्ट है, किस तरीके से आप खरीद सकते हो, क्या बेस्ट प्लान अभी अवेलेबल है. और जब आप खरीद लोगे तो आपको कार की अलग अलग सर्विसिंग मिलेगी, 6 सर्विसिंग फ्री मिलेगी आपको. अलग अलग वो खुद से कॉल करेंगे, टायर चेंज करा के देंगे, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोडक्ट का पार्ट होती हैं, ये अलग से नहीं होती हैं, और ये सारी सर्विसेज प्रोडक्ट का ही पार्ट होती हैं. तो प्रोडक्ट आखिरकार क्या होता है? प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ ऑल काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, मटेरियल, नॉन मटेरियल, इकोनॉमिक बेनिफिट, सोशियो साइकोलॉजिकल, मतलब जो सेटिस्फैक्शन, जो कंफर्ट मुझे मिलता है गाड़ी खरीदने के बाद, वो भी प्रोडक्ट का ही पार्ट है. तो डेफिनेशन कई सारे लोगों ने दी गई है, लेकिन प्रोफेसर हैरी एल हेंसन, नाम याद नहीं करना है, उन्होंने बताया कि जो प्रोडक्ट है वो 3 चीज़ों का सम टोटल होता है. इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेंजिबल. और इंट्रिंसिक मतलब जो उसकी अंदरूनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और इंटेंजिबल जिन्हें हाथ नहीं लगाया जा सकता. इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिन चीज़ों से कोई मटेरियल कंस्ट्रक्शन से कोई प्रोडक्ट बनता है और जो एबिलिटी है उसे कोई काम को करने की. एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो
उसकी पैकेजिंग है, जो ब्रांड है, जो ट्रेड मार्क है, जो असल में फिजिकली टच नहीं करी जा सकती लेकिन उसे महसूस करा जा सकता है, उसकी एक साख होती है। और इंटेंजिबल चीज़ें जो सर्विसेज हमने देखी, आफ्टर सेल सर्विसेज, बिफोर सेल सर्विसेज, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर आती हैं। प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा कोई चीज़ प्रोडक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बोथ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। प्रोफेसर स्टुअर्ट इवेंट, नाम याद नहीं करना है, इन्होंने अपने एक बुक लिखी, एक पेपर लिखा जिसका नाम था मैनेजर एनालिसिस एंड मार्केटिंग। उसमें इन्होंने प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। तो सबसे पहले उन्होंने जो हमें बताई वो है एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो विच आर परसीव्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली बाय ऑल द ऑब्जर्वर्स। अगर मैं इस कैची को देख रहा हूँ तो जो सभी लोग इसको देख रहे हैं वो इसको परसीव करके सोच रहे हैं, 10 लोग इसे देख रहे हैं और वो परसीव कर रहे हैं कि इसे मैं पेपर कट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इसकी एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक है, जो सभी लोग कॉमनली बिना किसी डिसएग्रीमेंट के मानते हैं कि भाई इसका नेचर, इसका एग्जिस्टेंस इस काम के लिए है, तो वो उसकी हुई एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी इसमें 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं नेचर और एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स के। पहला है फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन। जो भी अ प्रोडक्ट इज़ अ बंडल ऑफ सम फिजिकल मटेरियल, कोई ना कोई फिजिकल मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर लगता है। जैसे कि अगर आपने कोई कुर्सी बनाई है तो उसमें लकड़ी लगेगी, उसमें प्लास्टिक लगेगा, उसमें गोंद लगेगी, तो वो सारी चीज़ें हैं उसका फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन। इस फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर उसका जो एपरेंट फंक्शन है कि भाई कुर्सी है तो उस पर हम बैठेंगे, ये उसका फिजिकल कन्फर्मेशन से उसका हमें फंक्शन पता चल जाता है कि वो चीज़ क्यों यूज़ होगी। जैसे हम कोई टूथब्रश को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो दांत साफ करने के काम आता है, लेकिन नया वाला काम आता है। जो पुराना वाला होता है उसे हम कोने साफ करते हैं, हमारे ज्वेलरी साफ करते हैं, नुक्स एंड कॉर्नर साफ करते हैं उसके लिए, उससे हमारा। दूसरी होती है जो एट्रीब्यूट है वो है एसोसिएटेड सर्विसेज। मतलब जो प्रोडक्ट है वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बिकता है कि जो सेलर है वो हमें कुछ सर्विसेज प्रोडक्ट को खरीदने से पहले और खरीदने के बाद ज़रूर देगा। अगर गलती से प्रोडक्ट गलत आ गया तो बदली करके देगा, अगर मैंने कार खरीदी तो सर्विसिंग करा के देगा, अगर मोबाइल खरीदा है तो सॉफ्टवेयर अपडेट करके देगा, इस तरह की कुछ सर्विसेज करके देगा। बिफोर सेल सर्विसेज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन करेगा, क्रेडिट फैसिलिटी बताएगा कि कौन सी EMI अवेलेबल है। आफ्टर सेल सर्विसेज जैसा हमने बोला, इंस्टॉलेशन करेगा, डिलीवरी करके घर तक पहुंचाएगा, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कराएगा, रिपेयर करके देगा, वारंटीज़ बताएगा क्या क्या होती हैं और उसे पूरी करेगा। तीसरी एट्रीब्यूट है पैकेज एंड ब्रांड नेम। जो पैकेज और ब्रांड नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये भी प्रोडक्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। जैसे डिटर्जेंट लिपस्टिक हम बहुत सारी देते हैं, उनकी डिमांड बहुत, कुछ डिटर्जेंट लिपस्टिक की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की बिल्कुल नहीं होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी पैकेजिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। ब्रांड नेम क्या होता है, एक इंट्रिंसिक, ब्रांड नेम इज इंट्रिंसिक टू द प्रोडक्ट। यू डू नॉट नीड टू नेम द प्रोडक्ट। अगर आपका ब्रांड बहुत बड़ा है तो आपको प्रोडक्ट का नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रांड से ही प्रोडक्ट बिक जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अभी तो नहीं लेकिन पहले ऐसा होता था कि कोलगेट का मतलब टूथपेस्ट होता था, मैगी का मतलब नूडल्स होता था। ये जो ब्रांड नेम ये इतने बड़े हो गए थे कि कोई प्रोडक्ट को नहीं जानता था, सीधा सीधा ब्रांड को जानता था, ठीक है। अभी अगला एट्रीब्यूट है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट के साथ बिकते हैं उन सबको हम कहते हैं, उनका जो रिलेशनशिप उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। मतलब मैं हूँ जो एक प्रोडक्ट ये बेचता है, एक प्रोडक्ट ये बेचता है और एक प्रोडक्ट ये बेचता है, पेन होल्डर बेचता है। तो ये जो पूरा बंडल है और इनका जो रिलेशनशिप है उसे हम कहते हैं द प्रोडक्ट मिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन प्रोडक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो मैं ऑफर करता हूँ, जो एक पर्टिकुलर सेलर ऑफर करता है। कोई भी प्रोडक्ट को हम अकेलेपन में, आइसोलेशन में नहीं समझ सकती, क्योंकि वो एक ग्रुप की तरह हम बनाते हैं, ग्रुप की तरह उसे बेचते हैं, तो दूसरे प्रोडक्ट्स को भी हमें देखना पड़ता है। ये एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो कि मैंने पहले बताया, जो प्रोडक्ट होता है उसकी भी एक ह्यूमन लाइफ की तरह उसकी एक लाइफ होती है। पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसमें ग्रोथ आती है, फिर उसकी सेल्स बढ़ती है, फिर उसकी सेल्स कम होती है। सबसे ज़्यादा जब उसकी ग्रोथ बढ़ चुकी होती है, मैच्योरिटी स्टेज पे उसे रोकने की कोशिश करी जाती है, और बाद में इसे हम बहुत अच्छे से और डिस्कस करेंगे। अभी इम्प्लिसिट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इम्प्लिसिट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को देखने के बाद, अगर कोई कंज्यूमर है उसने किसी प्रोडक्ट को देखा, ऐसे पेन को देखा जिसमें ये बना हुआ है, तो उसे डिसएग्रीमेंट हो रहा है कि ये किस चीज़ के लिए है। ये ऐसे कान में लगाने के लिए है, ये मोबाइल को रखने के लिए है, ये किसी पेन को इसके अंदर रखने के लिए है। तो ये जो डिसएग्रीमेंट होता है, जो कंज्यूमर के अंदर डिसएग्रीमेंट होता है अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है वो इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक है।
क्योंकि हर एक बंदा किसी प्रोडक्ट को देख के अपने हिसाब से अलग अलग यूनिक वे में उसका परसेप्शन निकाल रहा है कि इस चीज़ को इस काम के लिए इस्तेमाल करा जा सकता है, और उसका परसेप्शन दूसरे बंदे के परसेप्शन से अलग अलग होगा। तो ये जो डिफरेंट परसेप्शन और डिसएग्रीमेंट का पॉइंट है, इसे ही हम इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट कहते हैं। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या समझेंगे? इससे हम ये समझेंगे कि लोग जो ऑब्वियस मीनिंग है प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन का, उसके अलावा भी अलग वैल्यू डिराइव करते हैं अपने परसेप्शन के बेसिस पर, उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो होती है इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें 4 फीचर होते हैं। कैसा? सबसे पहले प्रोडक्ट का सिंबलिज्म। एक जो प्रोडक्ट होता है, अ प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ द मीनिंग इट कम्युनिकेट्स वेयर अदर्स लुक एट इट एंड यूज इट। इट मे कम्युनिकेट अ सिंबल ऑफ स्टेटस, स्टाइल, इकोनॉमी, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, बोल्डनेस एंड सो ऑन। जो प्रोडक्ट अपने आप को जिस तरीके से कम्युनिकेट करता है, वो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती है, वो उसका एक फीचर होता है। मतलब कई बार अगर आप कोई सूट खरीद रहे हो तो वो ये कम्युनिकेट करेगा कि ये फॉर्मल ओकेजन्स के लिए है, बिल्कुल टक्सीडो है, अंदर 3 पीस सूट खरीदा है। और अगर आप लोअर खरीद रहे हो तो वो ये क्या कम्युनिकेट करेगा कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, वो इनफॉर्मल ओकेजन के लिए है, वो दौड़ने जाने के लिए है, उस चीज़ के लिए वो है। उसके बाद कम्युनिकेशन का मीडिया, जो भी कम्युनिकेशन होता है, ऑफ कोर्स व्हाट इज कम्युनिकेशन इज डिटरमिन्ड बाय द कस्टमर्स पर्सनल इंटरप्रिटेशन। एवरी प्रोडक्ट सेज समथिंग अबाउट इटसेल्फ। एवरी प्रोडक्ट इज अ स्टोरी टेलर अबाउट कि वो क्या है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या रेट पे उसे यूज़ कर जाता है, कौन उसे यूज़ करता है, कहाँ पर वो अवेलेबल रहता है, और वेयर एवरी प्रोडक्ट देयर इज इन्फॉर्मेशन गिवन और हिडन। जहाँ भी कोई प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन या तो दी हुई होगी या फिर छुपी हुई होगी। ये कम्युनिकेट करता है प्रोडक्ट, ये उसका एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये हर प्रोडक्ट में रहती ही ये बात, लेकिन छुपी हुई रहती है, एक्सप्लिसिटली पता नहीं चलती। प्रोडक्ट का पता नहीं चलती मतलब छुपी हुई नहीं रहती है, रहती ही है, लेकिन वो परसेप्शन पे डिफर करती है। प्रोडक्ट का परसेप्शन, जैसा हमने देखा कि जो कंज्यूमर है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग परसीव करते हैं लोगों को, चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग यूज़ को परसीव करते हैं। ठीक है, जैसे एक कप ऑफ टी को आपने किसी के सामने रखा तो वो उसको स्मेल करेगा, फिर अपने इन्वायरमेंट में वो क्यों जाएगा और अपना ब्रेन उसे कंपेयर करेगा जितनी उसने चाय पी है उससे, और फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचेगा वो कि वो लिप्टन की है, टाटा की है, ब्रुक बॉन्ड की है, किसकी चाय है वो, क्योंकि उसने जो पहले पी है उसके हिसाब से। तो जो क्यू है जो आपको इन्वायरमेंट से आया, टेस्ट, कलर, टेक्सचर के फॉर्म में, उसने आपको इस कंक्लूजन तक पहुंचाया कि वो कौन से ब्रांड की चाय है। जो परसेप्शन है कस्टमर का, वो हेल्प करता है प्रोड्यूसर को कि वो एक रेलेवेंट प्रोडक्ट बनाए जो दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एंड द सेलर इंटेंडेड हिम टू परसीव इट। मतलब मैं चाहता था कि कस्टमर यही सोचे कि ये टाटा टी है और वो टाटा टी खरीदे। तो ये जो परसेप्शन है ये बनाना पड़ता है प्रोड्यूसर को अपने प्रमोशन मिक्स से, जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अभी प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन होता है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स इवैल्यूएशन। जो परसेप्शन है कि लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं ये पेन खरीद लूंगा तो ये तो शाका लाका बूम का पेन है, मैं जो इससे लिखूंगा वो सत्य हो जाएगा। और जब आप इसको चला कर देखते हो तो आप देखते हो कि आपने जो एग्जाम में लिखा आप उसमें फेल हो गए। तो जो परसेप्शन है और इवैल्यूएशन है, इसे अलग अलग करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद परसेप्शन इवैल्यूएशन इंप्लाइज सेटिंग अप अ सेट ऑफ क्राइटेरिया टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। कितना सेटिस्फैक्शन लोग इससे चाहते थे और उतना उन्हें सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला, इस बात को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सर्च 10 एफर्ट्स में भी द नेसेसरी सर्च फॉर द प्रोडक्ट, उसका प्राइस डिसाइड करना जितना कस्टमर के पॉकेट को अफेक्ट करेगा, फिर इवैल्यूएशन करना द इवैल्यूएशन मे बी ऑफ द रिवॉर्ड्स, कस्टमर को क्या क्या रिवॉर्ड मिले उससे, वो साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। और जो रिवॉर्ड्स मिले वो डिफर करेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में और टाइम टू टाइम बेसिस पर वो डिफर करेंगे। अभी एवरी प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स होती ही होती हैं, और ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर ही प्रोडक्ट बनती हैं। अभी हम देखेंगे द मेन थिंग दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स। हाँ जी, तो हम हैं प्रोडक्ट मिक्स पे। प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है, इसे हम प्रोडक्ट मिक्स क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स होती है प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट। प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट एग्जांपल हो गया जैसे कोडैक है, तो वो किस इंडस्ट्री में है, जो बैटरीज वगैरह प्रोवाइड करती है, लेकिन वो सिर्फ यही चीज़ प्रोवाइड नहीं करती है, वो और भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। तो कोडैक कैमरा, बैटरीज, सॉफ्टवेयर, इंकजेट पेपर, सिंगल यूज़ कैमराज, सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो जैसे अगर कोई फर्म है जो नोटबुक, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बैग्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो इन सब का सम टोटल हम कहेंगे कि उसका टोटल प्रोडक्ट का मिक्स है, जो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करती है।
ठीक है। अब इसमें हमें क्लासिफिकेशन देखेंगे प्रोडक्ट लाइन का। जो चीज़ें एक टाइप की हैं, एक टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हम उसे एक साथ ग्रुप कर देते हैं और बोलते हैं ये एक प्रोडक्ट लाइन है। तो जो प्रोडक्ट मिक्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू 2 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, कोडैक के एग्जांपल को समझ के, कि एक है जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं और एक है जो इमेज प्रोडक्ट्स है। इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जो इंकजेट है, सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीज़ें। और इमेज प्रोडक्ट कौन से हैं? बैटरीज हो गए, कैमराज हो गए, चार्जर्स हो गए, वो अलग हो गए। तो दोनों को हमने बांट दिया जिससे हम अलग अलग तरीके से उनको डील कर सकें। एक और एग्जांपल है P&G का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स का। P&G क्या करता है? वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। उसका एक प्रोडक्ट लाइन हो गया हेयर केयर का, एक हो गया मेडिकल गुड्स जो वो प्रोवाइड करता है, विक्स वेपर अप देता है, विक्स के कफ सिरप देता है, अलग अलग चीज़ें देता है। तो अलग अलग उसकी प्रोडक्ट लाइन हो गई। किसी भी प्रोडक्ट मिक्स को समझने के लिए उसके विड्थ को, उसके लेंथ को, उसके डेप्थ को और उसकी कंसिस्टेंसी को समझने की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है थोड़ा हार्ड है लेकिन बहुत सिंपल है। देखो, पहली बार सुनने में हार्ड है लेकिन वैसे बहुत सिंपल है। P&G के प्रोडक्ट मिक्स को समझो कि वो क्या करता है। वो कपड़े धोने का एरियल का वो देता है, कॉम्पैक्ट देता है, उसका ओमैट फ्रंट देता है, मतलब अलग अलग टाइड का डिटर्जेंट आता है, वो सब P&G के प्रोडक्ट्स हैं। फिर वो पेंटीन देता है, हेड एंड शोल्डर्स देता है, विस्पर अल्ट्रा देता है, हेल्थ केयर के लिए विक्स वेपर अप और विक्स इनहेलर देता है। तो उनकी जो सर्विसेज हैं उसके हिसाब से हमने उनको बांट लिया। और जो कपड़ों से रिलेटेड है वो एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, जो बालों से रिलेटेड है वो एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, जो फेमिनिन प्रोडक्ट्स हैं, फेमिनिन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो एक लाइन हो गई प्रोडक्ट की, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो एक लाइन हो गई प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह से P&G के सारे प्रोडक्ट मिक्स को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, तो वो उसकी 4 प्रोडक्ट लाइन हो गई। अभी देखो विड्थ क्या होती है। विड्थ का मतलब होता है जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स, जो अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स कोई कंपनी प्रोवाइड करती है, उसे हम कहते हैं उसकी विड्थ। तो यहाँ पे कितने हुए? 4 प्रोडक्ट, 4 टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट्स बांटती है, तो 4 हो गया इसका विड्थ। लेंथ का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितने प्रोडक्ट्स हैं और सारे प्रोडक्ट लाइंस के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही कोई भी कंपनी, उसे हम कहते हैं एज द लेंथ। सारे प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो भी किसी मिक्स के अंदर होते हैं, उसे हम कहते हैं एज द लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ पे 12 होंगे, देखो 12 है टोटल, सारे प्रोडक्ट्स का टोटल। डेप्थ का मतलब क्या होता है? अभी ये लोगों को समझ नहीं आता है। डेप्थ का मतलब होता है जितने अलग अलग वेरिएंट्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के अंदर होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के किसी एक लाइन के अंदर होते हैं, वो देखो समझेगा नहीं। देखो, डिटर्जेंट एक है, उसके अंदर टाइड भी है और उसके अंदर एरियल भी है, ठीक है। अभी ये एक ही प्रोडक्ट लाइन है, डिटर्जेंट वाली प्रोडक्ट लाइन की बात हो रही है, बाकी तीनों चारों प्रोडक्ट लाइन की बात नहीं हो रही। इसके अंदर टाइड 100 ग्राम का भी आता है, इसके अंदर 200 ग्राम का भी आता है, इसमें नींबू वाला भी आता है, लेमन वाला भी आता है, इसमें स्ट्रॉबेरी वाला भी आता है, सेम इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कि किसी एक प्रोडक्ट के जितने सारे वेरिएंट्स होते हैं, वो जितने ज़्यादा होते हैं, हम कहते हैं उसकी डेप्थ उतनी ही ज़्यादा है। समझ रहे हो? ठीक है, उसकी डेप्थ उतनी ही ज़्यादा है। अलग अलग वेरिएंट्स किसी प्रोडक्ट के जो आपको ऑफर होते हैं, उसे हम कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की डेप्थ। अभी कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कैसे कोई एक प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट से रिलेट करता है प्रोडक्शन के किसी भी एक पर्टिकुलर मामले में। मतलब देखो, हम कह सकते हैं कि P&G के जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही टाइप के गुड्स हैं, मतलब छोटे गुड्स हैं जिसको डीमार्ट तक पहुंचाना है, जिससे किराने के दुकान तक पहुंचाना है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे तो सारे गुड्स जो है कंसिस्टेंट है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के समान है, रिलेटेड है एक दूसरे से। लेकिन अगर हम उनके फंक्शन से उसको कंपेयर करेंगे तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंसी मीटर है, कौन सी चीज़ इस बेसिस पे कौन सी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, इस बेसिस पे कौन सी कम कंसिस्टेंट है। तो अगर हम देखेंगे कि फंक्शन तो अलग अलग फंक्शन है तो वो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या सेम यूज़ कर सकता है तो वो कंसिस्टेंट है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से उन्हें पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद जो अबव 4 डायमेंशन है प्रोडक्ट मिक्स के, वो परमिट करते हैं किसी कंपनी को एक्सपांड करने के बिजनेस को 4 तरीके से। कैसे? वो नया प्रोडक्ट लाइन ले आए, वो प्रोडक्ट मिक्स को वाइडन कर दें, अपनी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ बड़ी कर दें, नए वेरिएंट्स लेके आ जाए प्रोडक्ट के अंदर, डीपन कर दे अपनी प्रोडक्ट मिक्स को और अपनी प्रोडक्ट मिक्स को मोर कंसिस्टेंट बना ले। जो उस अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके पास अलग अलग हैं तो उसको स्ट्रीमलाइन कर ले, अगर उसके फंक्शंस अलग अलग हैं तो एक ही फंक्शन के प्रोडक्ट ले आए। तो ये सारी चीज़ें करके कोई फर्म एक्सपांशन कर सकती है। तो ये हमने क्यों पढ़ा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को यूजुअली ये समझ में नहीं आता है लोगों को। अभी प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट लाइन हमने देख चुका है क्या हुआ, लेकिन अभी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि P&G हेड एंड शोल्डर्स भी बनाता है और टाइड का कपड़े धोने का भी बनाता है। तो हेड एंड शोल्डर और पेंटीन हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसे एक साथ हम डाल देंगे और जो एक साथ ग्रुप बनाया हमने उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट लाइन। तो ये प्रोडक्ट लाइन बनाने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहली बात, फुलफिलिंग द सेम नीड्स, ऐसे प्रोडक्ट जो एक ही नीड को पूरा कर रहे हैं, जो जिनका एक ही टारगेट मार्केट है, जिनका सेम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिनका एक कॉमन प्राइसिंग कैटेगरी है, वो एक ग्रुप में आप डाल दो, वो उनकी एक कॉमन प्रोडक्ट लाइन हो जाएगी। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? इट इज अ सेट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो क्लोजली इंटररिलेटेड रहते हैं। जो सेलर है वो उन्हें रिलेटेड देख सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है और सेल कर सकता है, उन्हें एक ही तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है और सेल कर सकता है उनको सेम टारगेट मार्केट में थ्रू द सेम टाइप ऑफ आउटलेट, और जिन्हें यूजुअली सेम लेवल पर प्राइस भी करा जाता है, लेकिन उनकी प्राइसिंग अलग अलग हो सकती है। P&G का हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कि उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, फिर फैब्रिक केयर प्रोडक्ट्स उसके हो गए जैसे कि टाइड हो गया, एरियल हो गया, और उसके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे विक्स हो गया, विक्स का इनहेलर हो गया, विक्स का फॉर्मूला 44 हो गया, ड्रॉप्स आ गए उसके, वो सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो उसको अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में उसने बेच दिया और एक प्रोडक्ट लाइन की चीज़ों को जहाँ पे उसका टारगेट कस्टमर है वहाँ तक पहुँचा दिया। विक्स वगैरह को कहाँ पहुँचाएगा? वो मेडिकल की दुकान पे पहुँचाएगा, और जो टाइड है और जो टूथपेस्ट है उसको कहाँ पहुँचाएगा? किराने की दुकान पे पहुँचाएगा। ठीक है, ये समझने के जरूरी होता है किसी भी सेलर के लिए। एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो होता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के अंदर, एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट इज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विद इन अ प्रोडक्ट लाइन एंड इट इज डिफरेंशिएटेड। कैसे डिफरेंशिएट होता है? एक दूसरे से अलग अलग कैसे होते हैं प्रोडक्ट? उनके ब्रांड से, लेवल ऑफ सर्विस ऑफर्ड, प्राइस और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के। एग्जांपल समझो, मारुति कार्स बनाती है तो वैगनार तो बनाती है, तो लेकिन वैगनार में भी VXI है और LXI है, अलग अलग वैगनार अलग अलग है। ठीक है, जो P&G है वो फैब्रिक केयर प्रोडक्ट बनाती है, मतलब वो कपड़े धोने का सर्फ बनाती है, तो 30 ग्राम वाला अलग है और 200 ग्राम वाला एरियल अलग है। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो चीज़ें वो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, जो उसका ब्रांड है, जो लेवल ऑफ सर्विस ऑफर्ड है, वो अलग है अलग अलग केसेस में। ओके, अलग अलग केसेस में अलग अलग है। सो अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स अलग अलग है। अभी जो प्रोडक्ट लाइन है हियर, अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग है। द प्रोडक्ट लाइन इज़ अ वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ है कि वो अपने आप में बहुत अच्छी है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो अपने आप से कस्टमर की नीड को बहुत लंबे टाइम तक सेटिस्फाई नहीं कर सकती और फाइनेंशियली वायबल भी नहीं रह सकती अपने आप से। उसे कुछ ना कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन उसमें करने पड़ते हैं। तो ये जो चेंजेस या मॉडिफिकेशन हम करते हैं वो कैसे होते हैं? या तो हम प्रोडक्ट लाइन को सिंप्लीफाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपांड करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, उसके मॉडल्स को चेंज करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं, उसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेंज करते हैं या एलिमिनेशन करते हैं उसके अंदर। ये सारी चीज़ें क्या हैं अभी हम आगे देखेंगे। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट लाइन में मॉडिफिकेशन करने से पहले प्रोडक्ट कैसा है उसे समझना ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट को हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। उसमें पहली होती है कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। नाम से ही क्लियर होता है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मेरे कंजम्पशन के लिए होते हैं, फाइनल यूज़र कंजम्पशन के लिए होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया। इसमें कोई और फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। अमेरिकन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा, इनने बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ों को की डेफिनेशन रहती है इन लोगों की। तो इन्होंने कंज्यूमर गुड्स को डिफाइन करा एज द गुड्स विच आर डेस्टिन्ड फॉर यूज बाय द अल्टीमेट कस्टमर फॉर हाउस होल्ड एंड इन सच फॉर्म दैट दे कैनॉट बी यूज विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। इसकी 3 कैटेगरीज हैं, कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स। एक और कैटेगरी होती है, आगे देखते हैं। ये जो 3 टाइप्स हैं ये हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स में से कहते हैं। इस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में कस्टमर को कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है गुड्स तक पहुंचने के लिए, गुड्स को एक्वायर करने के लिए, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन करा जाता है। कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हम विच आर परचेज फ्रीक्वेंटली विथ मिनिमम एफर्ट, कम से कम एफर्ट में, जिसे हम परचेज करते हैं शॉर्ट नोटिस में फ्रॉम कन्वीनियंट लोकेशन। शॉर्ट नोटिस में कन्वीनियंट लोकेशन से जिसे हम ले सकते हैं। ये नॉन ड्यूरेबल होते हैं, इसका कम काम, इसके बहुत कम यूजेस होते हैं। वन शॉट आइटम्स होते हैं। बाइंग कन्वीनियंस गुड्स हैबिट डोमिनेटेड होते हैं। एग्जांपल समझो, इन्हें खरीदना बहुत इजी होता है, अपने घर के आसपास इसकी दुकान रहती है और ये इसकी डिमांड आती है और जाती है, आती ही रहती है और जाती ही रहती है, छोटे छोटे काम कर रहता है। एग्जांपल हो गया, पनीर खरीदना है, चाय पत्ती खरीदना है, दूध खरीदना है। फीचर्स क्या क्या है इसके कि अब ये गुड्स हैं ये अवेलेबल रहते हैं कन्वीनियंट जगह, हमारे घर के पास अवेलेबल होते हैं ये ईजिली। इनकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूस और रेगुलर रहती है। जो कस्टमर्स है
उनको कंप्लीट नॉलेज रहता है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। इन्हें छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में हम खरीदते हैं एंड दीज दे आर अवेलेबल एट लार्ज नंबर ऑफ रिटेल स्टोर्स। बहुत सारे किराना स्टोर्स हमारे घर के आसपास रहती हैं। इसके जो गुड्स रहते हैं, ये पेरिशेबल रहते हैं नेचर के, और यहाँ इस मार्केट में बहुत कीन कंपटीशन रहता है प्रोड्यूसर्स के बीच में, और हाईली स्टैंडर्डाइज रहते हैं। कोई बंदा कोई चीज़ अच्छी बेचता है, कोई बंदा कोई चीज़ अच्छी बेचता है, और ब्रांड सब अपने पास रखते हैं। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट्स का, शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स कंज्यूमर गुड्स से प्राइसेस इनकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और कंज्यूमर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम इस पे लगाता है सिलेक्शन से पहले। जब कस्टमर कंपैरिजन कर लेता है, क्वालिटी, प्राइस, सूटेबिलिटी, स्टाइल के सारे पैरामीटर पे देख लेता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, तभी वो इस चीज़ को लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये महंगी चीज़ें होती हैं। एग्जांपल समझो, कन्वीनियंट गुड में मैं पनीर खरीद रहा था, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, जो भी बंदा मिलेगा उससे पनीर खरीद लूँगा, क्योंकि वो सिर्फ 40 रुपये का 100 ग्राम आता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे फ्रिज खरीद रहा हूँ, तो फ्रिज आज की तारीख में जो स्मार्ट फ्रिज वगैरह आती है वो 40, 50, 60 हज़ार रुपये की आती है। तो उसे खरीदने से पहले मैं सारा कंपैरिजन करूँगा, ड्यू डिलिजेंस करूँगा। यहाँ पर यूनिट की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, और ब्रांड नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी लोकल आदमी से खरीदने से ज़रूरी होता है कि हम किसी ब्रांड से खरीदें। ज्वेलरी, ऑटो सेट, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल रहते हैं। अभी शॉपिंग गुड्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं कि ये जो होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं काफ़ी। शॉपिंग गुड जो हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, मतलब अगर आपने फ्रिज खरीदी तो लंबे टाइम तक चलेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन फ्रिज खरीदी फिर दूसरे दिन दूसरी फ्रिज खरीदने आप चले गए, उसकी रोज़ डिमांड नहीं होती। ये लास्टिंग गुड्स होते हैं। इसकी पर यूनिट प्राइस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके सिलेक्शन करने से पहले, फाइनल कोई गुड करने से पहले काफ़ी कंपैरिजन करना पड़ता है। परचेस इन प्रोडक्ट्स का आप प्री प्लान, ये यूजुअली प्री प्लान होता है कि भाई अब दिवाली के टाइम फ्रिज खरीद लेंगे, होली के टाइम पे टीवी खरीद लेंगे। इस तरह की चीज़ें ये प्री प्लान्ड होती हैं, और एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट्स एग्जिस्ट करती हैं फॉर द सेल ऑफ सच प्रोडक्ट्स। उसके बाद आते हैं स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स अगेन अमेरिकन मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ने इसको डिफाइन करा बड़े अच्छी तरीके से। ये वो गुड्स, एग्जांपल समझोगे तो याद रहेगा। स्पेशलिटी गुड्स वो होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, और शौक से खरीदते हैं जो लोग, हैबिट से खरीदते हैं जो लोग, और कुछ ही लोग खरीदते हैं, सब लोग नहीं खरीदते हैं। गुड्स हैविंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन विच for which a significant group of buyers are habitually willing to make a special purchasing effort। मतलब कोई बंदा गुच्ची खरीद रहा है, प्रादा खरीद रहा है, रोल्स रॉयस की कार खरीद रहा है, ब्रांडेड कार बदलते रह रहा है बीच बीच में, तो ये ऐसे गुड्स होते हैं। ये गुड्स को कंपेरेटिवली इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और इनफ्रीक्वेंट एंड दीज आर इनफ्रीक्वेंटली परचेज। एग्जाम्पल क्या हुआ? गूगल वॉचेस, कैमराज एक्सेट्रा। फीचर्स क्या क्या रहते हैं स्पेशलिटी गुड्स के जो कंज्यूमर्स हैं दे हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। कंप्लीट नॉलेज रहता है उन्हें, क्योंकि हमें कौन सी चीज़ खरीदना, इतना ज़्यादा हम पैसा लगा रहे हैं, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके रखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, कहाँ से मिलता है, कितने टाइम तक चलता है, अच्छा चलता है। और ब्रांड का बायस रहता है कि मैं किस ब्रांड की शर्ट खरीदूंगा, गुच्ची की खरीदूंगा कि वो प्राडा की खरीदूंगा। फिर प्रोडक्ट्स की लिमिटेड डिमांड रहती है, और पर यूनिट वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है प्रोडक्ट्स की। आखिरी जो क्लासिफिकेशन आता है वो है इंसिस्टेंस गुड्स। इंसिस्टेंट गुड्स समझो, हो सकता है कि ये गुड्स अवेलेबल हो या नहीं हो, लेकिन और हर गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहता है, लेकिन कस्टमर प्रेस करता है कि मुझे इसका सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए। एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि कोई बंदा इंसिस्ट कर रहा है, उसे टाटा नैनो खरीद रही है, उसे स्विफ्ट मिल रही है उसी बजट में, फिर भी वो नहीं खरीदने चाह रहा है। वो बोल रहा है मैं टाटा नैनो ही खरीदूंगा, यहाँ से नहीं तो कहीं और से खरीदूंगा। तो वो इंसिस्टेंस गुड हो जाता है। इसका मतलब हो जाता है कि वो एक स्पेशलिटी गुड हो जाता है। जो बंदा उसके लिए एफर्ट लगाने का, जो एफर्ट लगाएगा कस्टमर उस गुड को प्राप्त करने के लिए, वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, तो वो वो स्पेशलिटी गुड हो जाएगा, इंसिस्टेंट आइटम वो हो जाएगा। एग्जांपल से समझो, कोई दवाई होती है जिसका सब्स्टिट्यूट हम यूज़ नहीं करते, अगर वो हमें नहीं मिलती है वही की वही, तो हम कहीं और से बुलवाते हैं, लेकिन हम इंसिस्ट करते हैं कि हमें वही गुड्स चाहिए। लिमिटेशन क्या? तो ये हुआ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। नाउ लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें जो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई करा गया है वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कोई बंदा है जिसे कोलगेट का जेल खरीदना है, तो वो कन्वीनियंस गुड भी हो सकता है, शॉपिंग गुड भी हो सकता है, स्पेशलिटी गुड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन और परसेप्शन पे। अगर किसी बंदे को कोलगेट चाहिए और उसको डॉक्टर ने बोला आप कोलगेट यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपका मुंह में ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो उसके लिए इंस्टेंट गुड हो जाएगा, वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट उसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा वो। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो सही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये जो क्लासिफिकेशन करा है, ये क्लासिफिकेशन करा है कंज्यूमर के एफर्ट के बेसिस पर, कि वो कितनी मेहनत करके गुड्स को अपने पास प्राप्त कर सकता है, इस बेसिस पर करा गया है। उसमें बाकी के प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिया गया है, जैसे कि प्रोडक्ट का रेट क्या है, उसका रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है, उसका टाइम ऑफ कंजम्पशन कैसा है, ढूंढने में कितना टाइम लगता है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करा गया है। सो दिस वॉज ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे द मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। हाँ, तो हम हैं मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के पास। मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं हम
जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की हमने 2 लिमिटेशन देखी, उसकी वजह से हमें एक नया क्लासिफिकेशन मिला जिसे हम कहते हैं द मॉडर्न प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें कलर्स के बेसिस पर गुड्स को क्लासीफाई करा है। कलर्स मतलब एक अलग कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज बना दी गई, उसके हिसाब से गुड्स को क्लासीफाई करा गया। ये किसने करा? मिस्टर लियो एशपिनवॉल ने, नाम याद नहीं करना है। इन्होंने 2 गुड्स बनाए, एक रेड गुड्स और एक ऑरेंज गुड्स। ये 2 एक्सट्रीम पे बनाए और उसके जो बीच में एक रेड गुड्स, येलो गुड्स, और जो उसके बीच में है वो ऑरेंज गुड्स। इस पूरी थियरी को उन्होंने गुड्स थियरी बोला। अभी समझो कि जो रेड, ऑरेंज और येलो प्रोडक्ट्स हैं उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करा 5 डिफरेंट प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स समझो। रिप्लेसमेंट रेट मतलब वो रेट जबकि एक प्रोडक्ट इज परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द यूजर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स टू गेन फ्रॉम अ गिवन प्रोडक्ट। रिप्लेसमेंट रेट होता है वो रेट जिस पे कोई प्रोडक्ट को परचेज करा जाता है यूज़र के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, जिससे उसको वो सेटिस्फेक्शन मिलता है जो वो एक्सपेक्ट करता है, वो होता है रिप्लेसमेंट रेट। अगर कोई प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट रेट ज़्यादा है, मतलब उसे रिप्लेस बहुत जल्दी करा जा सकता है, तो वो लो वैल्यू आइटम हो गया। और जो बहुत महंगी आइटम्स होती हैं उसका रिप्लेसमेंट रेट कम होता है। नाउ ग्रॉस मार्जिन क्या होता है कि जो टोटल पैसे मैंने दिए सेलर को मिले और जो टोटल पैसे उसने लगाए थे प्रोडक्ट में, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस मार्जिन होता है। एडजस्टमेंट क्या होती है कि आप कस्टमाइज़ करके देते हो कई सारे प्रोडक्ट्स को। जब आप कार खरीदते हो तो वो बोलता है हम आपके हिसाब से कलर बना देंगे। जब आप घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो तो वो बोलता है कि आपको किस तरह का चाहिए, आप बता दीजिए, आपके हिसाब से कस्टमाइज़ हो जाएगा ये जो डिज़ाइन है वो। तो एडजस्टमेंट मतलब जो सर्विसेज हैं वो आप कस्टमर के नीड के हिसाब से प्रोवाइड करते हो। फिर टाइम ऑफ कंजम्पशन, जो टाइम पीरियड लगता है आफ्टर द गुड्स हैव बीन गिवन अप द टाइम पीरियड आफ्टर विच द गुड्स गिव अप द डिजायर्ड यूटिलिटी। जैसे कार में खरीदने गया तो जिस टाइम पे मैं कार को चलाना चालू कर सकता हूँ वो होता है उसका टाइम ऑफ कंजम्पशन। सर्चिंग टाइम होता है एज द एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द कंज्यूमर एंड द रिटेल स्टोर्स। तो देखो, जो गुड्स जिनका रिप्लेसमेंट रेट हाई होता है, मतलब जिन्हें रिप्लेस करा जा सकता है, और जिनका ग्रॉस मार्जिन कम होता है, एडजस्टमेंट कम होता है और टाइम ऑफ कंजम्पशन कम रहता है, सर्च टाइम कम रहता है, उन्हें हम रेड गुड्स कहते हैं। ये सस्ते गुड्स होते हैं। उसके बाद ऐसे गुड्स जिनका रिप्लेसमेंट रेट बहुत कम होता है लेकिन ग्रॉस मार्जिन, एडजस्टमेंट टाइम, टाइम ऑफ कंजम्पशन और सर्च टाइम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब महंगे वाले गुड्स, उन्हें हम कहेंगे येलो गुड्स। और ऐसे गुड्स जिनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि जिनका सर्च टाइम बहुत कम है लेकिन टाइम ऑफ कंजम्पशन ज़्यादा है, उन्हें हम कहेंगे ऑरेंज गुड्स में। तो अब देखो, इसको दोनों को कोरिलेट करते हैं। जो कन्वीनियंस गुड्स थे जो हमारे घर के आसपास इजीली मिल जाते हैं वो रेड गुड्स हो गए। जो स्पेशलिटी गुड्स हो गए, शॉपिंग गुड्स हो गए, जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं जिसे लाने के लिए, वो गए येलो गुड्स। और ऑरेंज गुड्स वो हो गए जो दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं पर रहते हैं, उन्हें कहेंगे हम ऑरेंज गुड्स। याद नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा। रिप्लेसमेंट रेट टेबल से देखो, जिसका रिप्लेसमेंट रेट हाई रहता है वो रेड गुड्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें लो रहती हैं वो रेड गुड्स होते हैं। मतलब ये सस्ते गुड्स होते हैं, आपके घर के आसपास इजीली मिल जाते हैं। येलो वाले रिप्लेसमेंट रेट इसका लो रहता है और बाकी सारी चीज़ें हाई रहती हैं, ये महंगे गुड्स होते हैं। और जो बीच के होते हैं वो ऑरेंज में होते हैं, जिसकी सारी चीज़ें मॉडरेट होती हैं। उसके बाद हम आ गए हैं ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थोड़ा बहुत हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? जैसे एक इंसान होता है वैसे ही प्रोडक्ट भी रहता है। प्रोडक्ट क्या होता है? पहले वो अलग अलग स्टेजेस से जाता है। पहले हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट के अंदर, फिर इंट्रोडक्शन के बाद वो अलग अलग स्टेजेस दिखता है, ग्रोथ दिखता है, मैच्योरिटी दिखता है, और आखिरी में जब डिक्लाइन आता है तो उसे अबेंडन करना पड़ता है, डिसकंटिन्यू करना पड़ता है मार्केट से। तो इन सारे स्टेजेस को हम एक साथ लेकर कहते हैं द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसमें फेजेस या स्टेजेस होती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। 4 स्टेजेस होती हैं। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ दिखता है, फिर मैच्योरिटी दिखता है और फिर डिक्लाइन दिखता है, बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी की तरह। ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसे इंट्रोड्यूस करा जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सारे प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करे जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पर लोगों को पता नहीं होता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल भी है। जो सेल है वो बहुत कम रहती है और प्रॉफिट तो होता ही नहीं है इस केस में। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं रहता। इस केस में लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट के फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं और जो कॉम्पिटिटर है वो वेरी करते हैं एंटरिंग से, मतलब
वो अनभिज्ञ होते हैं, वो चाहते नहीं है मार्केट में एंटर करना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि भाई प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके लिए जब उन्हें साइन दिखते हैं किसी प्रोडक्ट में प्रॉमिसिंग प्रॉफिट्स के, तभी वो कंपटीशन एंटर करता है सीन के अंदर। इसके फीचर्स क्या रहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, एक्सपेंडिचर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर में लिमिटेड सेल्स रहती है, लो प्रॉफिट्स रहता है, लिमिटेड कंपटीशन रहता है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज की। यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रेजुअली अपनी एक्सेप्टेंस को इंक्रीज़ करने लगता है, सेल्स बढ़ने लग जाती है, मार्केट एक्सपांड हो जाता है, प्रोडक्शन आपका धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के आउटलेट हैं, जो रिटेल स्टोर्स हैं जिससे आप लोगों को गुड्स बेचते हैं, वो बढ़ने लगती हैं, और यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ने लगता है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ने अच्छी होने लगती है। आप प्राइस को कम रखते हो ताकि आप ज़्यादा मार्केट शेयर तक पहुँच सको, और आप प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करते हो, और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर अभी भी हाई होता है। जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन टू सेल्स रेशियो रहता है, यहाँ पे कम रहता है। जो इंट्रोडक्शन स्टेज थी इसमें ये बहुत ज़्यादा हाई रहता था, लेकिन अभी कम हो गया क्योंकि थोड़ी थोड़ी सेल्स बढ़ने लगी है। इंट्रोडक्शन स्टेज में के कंपैरिजन में यहाँ पे कम रहता है प्रमोशन टू सेल्स रेशो। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई कि कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, और रिडक्शन हो जाता है एज कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन स्टेज इन द प्रमोशन एक्सपेंडिचर टू सेल्स रेशो। अगली स्टेज आती है मैच्योरिटी स्टेज की। इस केस पे यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज पे ये जो सेल्स है वो बढ़ते बढ़ते अब स्टेबलाइज हो जाती है, ग्रोथ स्लो डाउन कर जाती है। इस केस में सेल बढ़ती रहती है लेकिन उसका डिमिनिशिंग रेट रहता है। मतलब पहले क्या हो रहा था, हर महीने पहले महीने 10,000 सेल्स, दूसरे महीने 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 सेल्स, हर महीने 10,000 से बढ़ रही थी। अभी 50,000 से 52,000, 53,000, 57,000, 56,000, 58,000 तो बढ़ रही है, लेकिन अब सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ से बढ़ रही है, 2,000 रुपये पर मंथ से बढ़ रही है, लेकिन पहले 10,000 रुपये पर मंथ से सेल बढ़ रही थी। अभी सारे एफर्ट करे जाते हैं ताकि इस स्टेज को प्रोलॉन्ग करा जा सके, इसे और बड़ा करा जा सके। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ मैच्योरिटी, स्टेबल मैच्योरिटी, डीकेइंग मैच्योरिटी। ग्रोथ मैच्योरिटी क्या होती है, जब आपकी सेल्स गिर जाती है बिकॉज ऑफ सेचुरेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जहाँ तक गुड्स को पहुँचाया जा सकता है, जहाँ तक सेल्स करी जा सकती है, वहाँ तक आपने सेल कर दी है, इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके बाद आती है स्टेबल मैच्योरिटी पीरियड। इस केस में क्या होता है कि सेल गिरने लगती है क्योंकि मार्केट की डिमांड में टोटल सेचुरेशन आ जाता है। जितने पोटेंशियल बायर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, आपने सबको प्रोडक्ट बेच दिए। परचेस की जिसकी डिमांड थी उसको बेच दिया, जिसका रिप्लेसमेंट का डिमांड था आपने उसको भी बेच दिया, जिसका रिपीट डिमांड था आपने उसको भी बेच दिया, तो सारी डिमांड खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद आती है डिकेइंग मैच्योरिटी, मतलब मार्केट आपके प्रोडक्ट को अब एक्सेप्ट नहीं करता, कोई डिमांड ही नहीं बची है। इस केस में कोई एक नया प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसने उस प्रोडक्ट की ऑलरेडी जगह ले ली होती है। अभी इस स्टेज पे क्या होता है कि एक ग्रेजुअल फॉल हम देखते हैं सेल्स के अंदर, कंपटीशन बहुत सीवियर हो जाता है, सारे एफर्ट्स करे जाते हैं कि जो मार्केट शेयर बचा है उसे किस तरह कैप्चर करा जा सके। बहुत ज़्यादा प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, जो वीक कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो मार्केट से बाहर कर दिए जाते हैं, प्रमोशन की वॉर्स देखी जाती हैं, और अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जाते हैं कस्टमर्स को लुभाने के लिए। इस केस में सारे एफर्ट्स करे जाते हैं जिससे कि प्रोडक्ट को मॉडिफाई करा जा सके और इस स्टेज को इंक्रीज़ करा जा सके और अपने लॉस को कम करा जा सके। जो एरियाज ऑफ मॉडिफिकेशंस हैं वो कहाँ होते हैं, आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो, अपना मार्केट चेंज कर सकते हो, और मार्केटिंग मिक्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो जो डिक्लाइनिंग जो मैच्योरिटी स्टेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहते हैं कि सेल्स बढ़ती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है, और एग्जिट हो जाता है वीक कॉम्पिटिटर्स का, नया चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और इंक्रीज इन प्रमोशनल एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं। फिर आखिरी स्टेज आती है डिक्लाइन की स्टेज की। यहाँ पे जो सेल्स है प्रोडक्ट की वो फॉल करना चालू कर जाती है, और जो डिमांड है वो कहीं और चली जाती है। इसका रीज़न होता है कि नया प्रोडक्ट आ गया, कोई सब्सटीट्यूट आ गया, फैशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, लोग दूसरी चीज़ चाहने लगे, उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। इस केस में जो सेल है करीब करीब जीरो हो जाती है और प्रोडक्ट ग्रेजुअली पुश आउट हो जाता है, मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है। ये स्टेज इनेविटेबल रहती है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के अंदर, लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं अपॉन डिसकंटिन्यूएशन एंड विड्रॉ फ्रॉम द मार्केट। एक या दो बड़ी कंपनीज मार्केट में रह जाती हैं आखिर में, और इसके फीचर्स क्या रहते हैं कि ड्रास्टिक रिडक्शन होता है सेल्स के अंदर, डिक्लाइन होता है प्रॉफिट के अंदर, और जो प्रोडक्ट है उससे धीरे धीरे करके मार्केट से निकाल दिया जाता है। अभी हमने देखा कि इस तरह से होता है, तो हमें प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ता है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से आपको प्रोडक्ट को मैनेज करना पड़ता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कंसिडर हम करते हैं प्रोडक्ट के मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट की पोजीशनिंग। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि अगर आपको कम्पीट करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो प्राइस रूट और एक नॉन प्राइस रूट। कहने का क्या मतलब हुआ कि आप प्राइस को कम ज़्यादा कर लो अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए या डिमांड को सही तरीके से रखने के लिए, और दूसरा तरीका होता है नॉन प्राइस रूट का, मतलब प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करो। प्रोडक्ट में आप क्या चेंजेस करोगे,
तो प्रोडक्ट में आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो या प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कर सकते हो। ये दोनों इंटरकनेक्टेड होती हैं। क्या होती हैं आगे देखते हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है शांति समझना, डेफिनेशन समझना, समझना ईजी है, डेफिनेशन कठिन है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू बेंड द डिमांड टू द विल ऑफ द सप्लाई। जहाँ सप्लाई है उसके हिसाब से डिमांड को बेंड करने की कोशिश है। डिमांड इज एडजस्टेड टू द सप्लाई कंडीशंस। मतलब हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसमें से हम किसी एक प्रोडक्ट को उठाते हैं और उसकी स्पेशल फीचर्स बताते हैं। मतलब हम उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं और फिर उसको हम सप्लाई करते हैं। सप्लाई हम उसको पहले भी कर सकते थे, लेकिन उसके हम अलग फीचर्स बताते हैं, सिग्नल करते हैं, लोगों में डिमांड क्रिएट करते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है कि आप स्पेशल फीचर्स बताते हो अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और अगर लोग जो हैं वो कन्विंस हो जाते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है वो अलग है, बेटर है दूसरों के लोगों से, तो लोग इंक्लाइंड होते हैं अपने आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। किस तरह से आप बता सकते हो अलग है? कि भाई हमारे प्रोडक्ट का कलर अलग है, साइज़ अलग है, शेप अलग है, ब्रांड नेम अलग है। टाटा बोलेगा कि हमारी गाड़ियाँ बहुत ड्यूरेबल होती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो टूटती नहीं है। इनफैक्ट जो डिफ्रेंसिएशन है वो करा जाता है थ्रू ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। अलग तरीके से ब्रांड करके और पैकेज करके प्रोडक्ट जो है उसके डिफरेंसेस स्ट्रेस करे जाते हैं टू प्रमोट द सोशियो साइकोलॉजिकल सेगमेंट को दिखाने के लिए। इसके एग्जांपल रहते हैं टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन रहता है कि इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट की पोजिशनिंग। प्रोडक्ट की पोजिशनिंग क्या होती है? डिफ्रेंसिएशन से थोड़ा सा अलग है, समझना। प्रोडक्ट की पोजिशनिंग होती है कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में आप किसी एक फीचर के बारे में लोगों को बता रहे थे। प्रोडक्ट के पोजीशनिंग में आप क्या कर रहे हो कि जो कस्टमर है जिसे हम बेचना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट कस्टमर है, उसके माइंड में हम एक अलग जगह बना दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के लिए। एग्जांपल, सफोला ने, सारे लोग ऑयल बेच रहे थे, सफोला ने क्या करा कि हम ऐसा ऑयल बेचते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, उन लोगों को बेनिफिट करने के लिए हम तेल बनाते हैं। ऐसा मार्केट में कोई जगह ही नहीं थी, तो उसने अपनी एक अलग इमेज क्रिएट, अलग तरीके से अपने आप को पोजीशन कर दिया। तो लोग जिनको हार्ट प्रॉब्लम थी वो लोग उसे खरीदने लगे। लेकिन इसमें ये बात ज़रूरी होती है कि जो नीश है वो अलग रहनी चाहिए, ऑलरेडी टेकन नहीं होनी चाहिए। तो पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग इज व्हाट यू डू टू द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्टस। इट इज़ एन एफर्ट टू कार्व आउट अ नीश। नीश का मतलब होता है एक अपनी अलग जगह बना लेना, टू ऑक्यूपाई एंड रिटेन इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। कंपनी क्या करती है? एक फेवरेबल इमेज बना लेती है अपने प्रोडक्ट की, और कंपनी हैज़ टू कन्विंस द कस्टमर कि जो एट्रीब्यूट्स वो प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ें कंपनी उन्हें ऑफर कर रही है। ठीक है, तो कोल्टर ने डिफाइन करा था दैट प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट ऑफ डिजाइनिंग द मार्केटर्स ऑफर इन सच अ वे दैट यू पोजिशन द पोजिशन प्रोडक्ट ऑक्यूपाइज अ डिस्टिंक्ट नीश। डिस्टिंक्ट एक अलग ही गली, एक अलग ही जगह माइंड में होती है ऑफ द टारगेट कस्टमर। इसमें ये पॉइंट ज़रूरी है कि जो जगह आप क्लासीफाई करना चाहते हैं, अलग से बिठाना चाहते हैं, वो वेकेंट होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो और भी लोग कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट प्लेस नहीं हो पाएगा सही तरीके से, पोजीशन नहीं हो पाएगा। एग्जांपल हमने देखा सफोला का। प्रोडक्ट पोजीशनिंग जो है वो स्ट्रेटजी होती है टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट इमेज। लाइक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पोजीशनिंग seek to establish a different advantage over the competitors. Product की positioning refers to the manner in which a product is offered to a particular consumer segment or aided at meeting the particular consumer needs. This is as to elicit a favorable consumer image or perception of the company's product as compared to the competitor's product. ये हमें पता है। अभी जब हम पोजीशन कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितने आइडिया को कन्वे करेगी अपने आप को पोजीशन करने के लिए। कई सारी कंपनीज होती हैं, एक सेंट्रल बेनिफिट बताती हैं जिससे वो स्टिक करती हैं। जैसे कोलगेट है, वो फ्रेशनेस ऑफ ब्रेथ पे काम करता है। लेकिन कई सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो एक ज़्यादा बेनिफिट को पोजीशन करने की कोशिश करती हैं कि सेफ है, ड्यूरेबल है। सेंसोडाइन जो होता है वो दांतों की झंझनाहट के लिए होता है। ठीक है, लेकिन कई सारे कोलगेट होते हैं जो बोलते हैं फ्रेश भी है, दांत भी साफ होते हैं, बैड ब्रेथ को भी, कैविटीज़ को भी फाइट करता है। इसमें एक बात समझनी ज़रूरी है कि एक बेनिफिट को कम्युनिकेट करना ईजी है और उसे पोजीशन करना ईजी होता है। जब आप एक से ज़्यादा में जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें और भी कॉम्पिटिटर्स आपको मिलते हैं। तो वन पोजीशनिंग कैसी होती है कि ये बेस्ट क्वालिटी है इस चीज़ की, ये इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, ये बेस्ट सर्विस है, ये बेस्ट स्टाइलिंग है, ये फास्टेस्ट है इस पर्टिकुलर चीज़ में, ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है इस पर्टिकुलर सर्विस में। ठीक है, और फिर वो बेनिफिट डिसाइड होता है। उसके बाद कंपनी कंटिन्यूसली इसे हैमर करती है ताकि लोगों को वो चीज़ याद रहने लगे, और फिर कंपनी ये जो उसने डिमांड क्रिएट करी है, जो लोगों के माइंड में अलग सी जगह क्रिएट करी है, उसे सेटिस्फाई कर सके। अगली चीज़ आती है प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन की।
तो प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, देखो अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट लाइन है पूरी पूरी, फॉर एग्जांपल हमने P&G का एग्जांपल देखा था कि हेयर केयर प्रोडक्ट को बनाते थे, वो हेड एंड शोल्डर्स बेचते थे, वो पेंटीन बेचते थे। अगर उसमें से मैं पेंटीन का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला बाहर निकाल दूँ तो मेरी जो प्रोडक्ट लाइन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन। और अगर मैं उसके अंदर ही एक और टाइप का प्रोडक्ट डाल दूँ तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन। तो देखो ये क्यों होता है कि अगर हम हमारे मैनेजमेंट पे, हमारे टारगेट पे, हमारी रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि हमें सिंप्लीफिकेशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन डील्स इन अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई कंपनी हमेशा स्टैटिक नहीं रह सकती, उसे चेंज करते रहना पड़ता है। जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उसे बाहर निकालना पड़ता है और नए प्रोडक्ट्स को लाते रहना पड़ता है। इस केस में कई बार कंपनी क्या करती है कि कोई नए चीज़ों को, नए प्रोडक्ट्स को ऐड करती है अपने प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, और कभी कभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसे डिलीट भी करती है। जब एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप ड्रॉप करते हो आपके प्रोडक्ट मिक्स में से कंपनी के, तो उसे हम सिंपली कहते हैं एज द प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, मतलब प्रोडक्ट लाइन कॉन्ट्रैक्शन। उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट लाइन जो है वो पतली हो जाती है। लेकिन जब हमें किसी नए प्रोडक्ट को ऐड करते हैं हमारे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, प्रोडक्ट लाइन के अंदर, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। हमारी प्रोडक्ट लाइन मोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। टोटल दिस दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऐसे हो सकता है कि आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में कोई एडिशनल प्रोडक्ट डाल दिया, मतलब P&G है, उसमें हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें पेंटीन के साथ आपने SNG बोल के एक और शैम्पू डाल दिया जिसमें कोई अलग बेनिफिट है, वो भी आपने डाल दिया। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपने ऐड करा। दूसरा ये होता है कि आपने एक नई प्रोडक्ट लाइन ही क्रिएट कर दी। आप हेयर केयर और मेडिकल गुड्स आप बनाते थे, उसके साथ साथ आपने बोला कि हम कंप्यूटर भी बनाएंगे, ठीक है। वेयर एज एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन में क्या होता है कि आप प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करते हो, मार्केटिंग प्रोडक्ट के अलग से स्टार्ट करते हो जो कंपनी पहले नहीं करती थी, ठीक है। तो जब आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन इन डेप्थ, उससे आपकी डेप्थ बढ़ रही है। और जब आप नई प्रोडक्ट लाइन बढ़ाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं आपकी ब्रेथ बढ़ गई है। इन डाइवर्सिफिकेशन आपकी इंक्रीज हो गई है। डाइवर्सिफिकेशन इन ब्रेथ उसे हम कहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एडिंग ऑन समथिंग न्यू, किसी नई चीज़ को आप ऐड कर रहे हो, उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन और प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन आर मेजर डिसीजन दैट आर टेकन बाय द मैनेजमेंट। वो बड़े मेजर डिसीजन होते हैं जो मैनेजमेंट लेता है, सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन। दिस सिंप्लीफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो क्यों करा जाता है, ताकि जो लॉस मेकिंग कोई आपके पास बिजनेस है, लॉस मेकिंग कोई प्रोडक्ट है, वो आपके प्रॉफिट को खा रहा था, तो वो ये ना कर पाए और हम उसे निकाल के रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ, थोड़ा गले में स्टटर होता है मेरे, यूटिलाइज कर सकें, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहे। द कंपनी में डिसाइड टू गिव अप अ पर्टिकुलर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट एंड अबेंडन, जिससे कि वो स्टिल प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को कर सके। कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट होता है जो अभी भी प्रॉफिटेबल रहता है, फिर भी हम उसे छोड़ देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उस पैसे को निकाल के हम कहीं और लगाएंगे जहाँ हमें हायर रिटर्न्स मिलने की संभावना रहती है, तो हम यहाँ से निकाल के वहाँ लगा देते हैं, भले ही प्रोडक्ट हमारे पास प्रॉफिटेबल हो। Thus, avoiding or stopping the production of a particular product is called as simplification. In spite of the advantages of product simplification के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लोग हेजिटेट करते हैं इसके लिए जाने के लिए। मैनेजर्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर फाइंडिंग अ वीक प्रोडक्ट। वो एक वीक प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसको वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं अपने मार्केट में से, क्योंकि ये ईजी नहीं होता है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो अभी हम पहले देखते हैं द एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन। इससे क्या होता है सिंप्लीफिकेशन से कि कॉस्ट कम हो जाती है। सो प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन के एडवांटेजेस क्या होता है, इससे हमारी कॉस्ट कम होती है ओवरऑल। कैसे? जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो हम ऐसी जगह सारे प्रोडक्ट्स में लगा रहे थे, तो अब हम कम प्रोडक्ट्स में लगाएंगे जिससे कि हम उन कम प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बना सकें और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को बल्क में क्रिएट करते हैं तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। आपको सुपरविजन के एक्सपेंसेस कम लगते हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के पैसे कम लगते हैं। स्पेशलाइजेशन, अगर आप कुछ ही चीज़ें बनाओगे तो उसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हो और स्टैंडर्डाइजेशन लगा सकते हो मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ आइटम को, एज़ कम्पेयर टू अगर आप बहुत ज़्यादा आइटम्स बनाओगे। तो स्किल्ड पर्सनल, जितने आपके पास स्किल्ड पर्सनल है आप उन सबको यूज़ कर सकते हो सही चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद आपके प्रॉफिट में इंक्रीज़ होता है। कैसे? क्योंकि जो सारे रिसोर्सेज हैं आप लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स को हटा के प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में लगा देते हो तो आपको प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ जाता है। मार्केट कंट्रोल क्या होता है
कि जो रिजल्ट है सिंप्लीफिकेशन की वजह से आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके मार्केट एनालिसिस, कंज्यूमर एनालिसिस, कॉम्पिटिशन का एनालिसिस आप करते हो वो एक्सटेंसिवली कर सकते हो। जो प्रोडक्ट्स पे आपको बहुत ध्यान देना है उस पर कर सकते हो, तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है। अभी ये हुआ सिंप्लीफिकेशन आप क्यों करते हो। अभी डाइवर्सिफिकेशन करने के क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला है कि कोई नया टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, उस नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से आप ये ज़रूरी हो गया कि हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाए। फिर नया मार्केट, कोई नया मार्केट आ गया है, गवर्नमेंट ने कोई नया मार्केट खोल दिया है, तो उसे कैप्चर करने के लिए हमें नया प्रोडक्ट लाना पड़ रहा है। कैशिंग आउट ऑन कंपनीज रेपुटेशन, अगर कोई कंपनी है जिसकी एक एस्टेब्लिश रेपुटेशन है, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो नया प्रोडक्ट जो है वो कंपनी की रेपुटेशन को गेन कर लेगा और लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद टू फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी, अगर कोई कंपनी है जो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है, उसके पास वेयर हाउस पड़ा है, मशीनरी पड़ी है, लोग पड़े हुए हैं मतलब उसके पास कैपेसिटी पड़ी हुई है जो आइडल है, तो उसको पूरी तरह से यूज़ करने के लिए वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकती है। यूटिलाइजेशन ऑफ द बाय प्रोडक्ट, एग्जाम्पल से समझो, जो शुगर होती है, जब हम शुगर केन को से शुगर बनाते हैं तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं बगैस। उस बगैस से क्या बनती है, अरे लिकर बनती है। तो उस लिकर को लिकर तो फिर आप लिकर को भी प्रोसेस करना चालू कर सकते हो उस बाय प्रोडक्ट को यूटिलाइज करने के लिए। तो इसलिए भी डाइवर्सिफिकेशन करा जाता है। सोशल चेंज, कई बार क्या होता है लोगों का बिहेवियर, डिमांड, फैशन, स्टाइल, जो उनकी प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाती है। तो उस पहली बात तो जो अभी प्रेफरेंस है, नई प्रेफरेंस आई है, उसके लिए आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, या जो आगे उनकी चेंज इन फैशन होने वाला है, जो आगे आपको लगता है कि इस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, उसके लिए आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, नया प्रोडक्ट बना सकते हो। उसके बाद इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि हम 10 साल का टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को जो टू प्रमोट द एक्सपांशन, तो अगर आपको 10 साल का टैक्स हॉलीडे मिल रहा है तो आप इस इंडस्ट्री में घुसोगे, तो इस कारण से भी आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो। एग्जांपल है कि माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री को इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रही है, तो बहुत सारे टैक्स वेवर्स प्रोवाइड कर रही है आज की तारीख में। ठीक है, सो जो डाइवर्सिफिकेशन है इट हेल्प्स टू प्रिवेंट रिसेशन इन द इंडस्ट्री, और कई बार डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए हम 2 कंपनीज का मर्जर भी कर देते हैं। सो जो सिंप्लीफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं और कभी भी इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो अनलाइक द रीसेंट ट्रेंड्स, ये 2 पार्ट्स में आएगा। दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।